चल हेलो माइक चेक। चलो गाइस कनेक्ट हो जाओ फटाफट सब लोग। सेकेंड लास्ट डे है आज अपना मैराथन का। सब लोग फटाफट 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 कनेक्ट हो जाओ सो दैट फटाफट जल्दी से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर सके। ओके हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे। दोस्तों जैसे आप सब जानते हो कि आज जो है जन्माष्टमी और दही हंडी का उत्सव है। तो इधर जो है पुणे में बहुत सारे रोड्स ब्लॉक्ड है और ट्रैफिक भी है। तो उस वजह से मैं अभी लाइव जो है आपका लेक्चर नहीं ले पा रहा हूं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मैं आपको जो यूनिट 3 का जो लेक्चर है वो अभी मैं यहां पे तुरंत मेरे जाने के बाद तुरंत प्ले होगा। आपको ये लेक्चर लाइव ही अटेंड करना है। आपको मतलब कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं लगेगा कि सर लाइव है या नहीं है या रिकॉर्डेड है या कुछ भी। बस आपको वो लेक्चर अटेंड करना है, क्योंकि देखो मैं छुट्टी नहीं देना चाहता हूं। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि अपना एग्जाम अभी सितंबर में है, अपने पास दिन बचे हैं बहुत कम और अपने को पढ़ना है एकदम जम के। ठीक है, सो इसीलिए अभी तुरंत मैं आपको बाय बोलने के बाद तुरंत आपका यूनिट 3 का रिवीजन आपका चालू हो जाएगा। और उसके बाद यूनिट 4 और 5 जो है ये हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग यूनिट 4 एंड 5 को रिवाइज करेंगे और उसी के साथ अपना मैक्रो का मैराथन जो है वो अपना खत्म हो जाएगा। राइट, फिर उसके बाद कैसे क्या और प्लानिंग करना है उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। ओके ओके, तो अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो मेरे भाई की होगी जो ये लेक्चर आपको अभी पढ़ाएंगे। राइट, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ना, आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कि वेदर इट इज रिकॉर्डेड और लाइव, इट इज जस्ट अ लेक्चर फॉर यू। प्रॉमिस अच्छे से देखोगे? राइट, यस, एंड काफी इंपॉर्टेंट सा वो टॉपिक है तो आपको वो देखना है। ठीक है, ओके चलो, सो सी यू टुमारो। यस, एंड अभी आप ये लेक्चर देख रहे हो। जो भी पूछेंगे कमेंट्स में कि सर लाइव नहीं है रिकॉर्डेड है क्या है, तो उन्हें आप समझा देना कि रास्ते ब्लॉक है, इसके लिए सर ने आज ये रिकॉर्डेड लेक्चर दिया है करके। अदरवाइज नहीं तो अपन सारे लेक्चर लाइव ले ही रहे। ओके चलो, हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे। यस सब दोस्तों, अभी अपना इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट यूनिट जो है वो बाकी है। एंड ये यूनिट जो है अपना यूनिट 3 विच टॉक्स अबाउट ट्रेड नेगोशिएशंस। काफी इंटरेस्टिंग और सिंपल सा चैप्टर है, टेक्निकल सा टॉपिक भी है, और तो इसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर यूनिट में बात करेंगे, ट्रेड नेगोशिएशंस के बारे में। तो चलिए बिना किसी रुकावट के इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। क्या कहता है? The recent years have seen the intense bilateral and multilateral negotiations. Bilateral का मतलब होता है दो देशों के बीच में। Bilateral मतलब हम लोग क्या कहते हैं? So bilateral मतलब हम लोग कहते हैं between two countries, ठीक है। एंड मल्टीलैटरल मतलब अपन कहते हैं मोर देन टू कंट्रीज, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या कि ट्रेड नेगोशिएशंस जो है ना आज के तारीख में बहुत सारे अलग अलग देशों के साथ, दो देश, दो से ज्यादा देश, ये आपस में क्या है, नेगोशिएशंस करते हैं अपने फायदे के लिए इन द इंटरनेशनल अरीना। वो कहता है इंडिया फॉर एग्जाम्पल हैज ऑलरेडी बिकम पार्ट ऑफ 19 सच कंक्लूडेड अग्रीमेंट्स एंड इज करंटली नेगोशिएटिंग मोर देन 2 डजन्स मतलब और बहुत 24 कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रपोजल सच पेंडिंग है। राइट, सो इंडिया भी इसके अंदर शामिल है। मेजर इवेंट्स इन द ईयर 2020 सच एज 2020 में क्या हुआ? ब्रेक्सिट हुआ। आपको पता है पहले यूरोपियन यूनियन में लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट था। 2020 में यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया, उसको ब्रेक्सिट के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटेन्स एग्जिट, तो उसको ब्रेक्सिट बोलते हैं।
सो 2020 में ये एमसीक्यू ध्यान में रखना कि 2020 में ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, देन द न्यू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट which is the successor of FTAs ने which is the successor of NAFTA concluded between Canada, Mexico, United States, namely USMCA. So अभी जो है वो क्या कहता है कि there is a new free trade agreement between these countries. पहले NAFTA था, अब NAFTA पहले NAFTA था, नॉर्दर्न अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, बराबर, विच इज अ सक्सेसर. अभी ये जो नाफ्टा है, न्यू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नॉर्दर्न अमेरिकन, सो ये जो है विच इज अ सक्सेसर ऑफ यूएसएमसीए, यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको, कनाडा, बराबर, एंड मेनी अदर अनप्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट्स इन द ट्रेड फ्रंट ड्यू टू द ट्रेड वॉर बिटवीन, देयर इज अ ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना, and the global pandemic mark the trade negotiations in the highly relevant area of study. तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो हम लोग को जो ध्यान में रखने का है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 2020 में हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं कि देयर इज NAFTA, दैट इज न्यू नॉर्दर्न अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. न्यू नहीं, नाफ्टा स्टैंड्स फॉर व्हाट? नॉर्दर्न अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. और नफ्टा ने क्या किया? इट रिप्लेस्ड USMCA. दैट इज व्हाट इज USMCA? यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको, कनाडा अग्रीमेंट. ठीक है, तो ये जो है ये चीजें कुछ खास बातें हुई उस समय पे. आगे बढ़ते हैं. नेशनल गवर्नमेंट्स नॉट ओनली द सोल स्टेक होल्डर्स इन द ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस. वो क्या बोलता है, सिर्फ सरकार जो है ना, वो सरकार सिर्फ जो है ना वो मेन स्टेक होल्डर नहीं है इस ट्रेड में. यूनिलैटरल ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड, मल्टीलैटरल ट्रेड, इसमें सिर्फ देश की सरकारें इन्वॉल्व नहीं होती है. अलॉन्ग विद देम देयर आर मेनी इंटरेस्ट ग्रुप्स. सो ये कौन कौन है? सो मेनी इंटरेस्ट ग्रुप्स है, लॉबिंग ग्रुप्स है, प्रेशर ग्रुप्स है, एनजीओज है, बराबर. दे ऑल्सो डू वॉट, दे एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोसेस. मतलब आपको लगता होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेड नेगोशिएशंस के ऊपर प्रेशर डालती होगी क्या? तो आपका आंसर गलत है. बहुत सारे गवर्नमेंट के अलावा भी ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं इसके ऊपर. जैसे कौन कौन? इंटरेस्ट ग्रुप्स की अगर अपन बात करें दोस्तों, सो इंटरेस्ट ग्रुप में कोई एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग होंगे, बराबर है, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग होंगे, कोई लेबर्स होंगे, बराबर. दे आर द इंटरेस्ट ग्रुप्स. उसके बाद लॉबिंग ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स की अगर बात करें यहां पे, सो लॉबिंग ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स की अगर बातचीत करें तो ये लोग जो है, ये लोग क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है कि सर ये लोग जो है ना ये प्रोटेस्ट करेंगे, बराबर, ये बॉयकॉट करेंगे, बराबर है. तो ये जब प्रोटेस्ट करते हैं, बॉयकॉट करते हैं, तो इससे भी क्या होता है, एक इंटरनेशनल ट्रेड पे इंफ्लुएंस आ जाता है. जैसे अपने यहाँ पे चाइना से अगर कुछ गुड्स आ रहे हैं तो भी व्हाट क्या बोलते हैं, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स. हम लोग उसके प्रोडक्ट्स को लेके हम लोग क्या करते हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, नारे लगाते हैं, हम लोग रैलीज निकालते हैं, प्रोटेस्ट निकालते हैं, ऐसा. देन देर इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. सर आप पूछेंगे एनजीओ कैसे शामिल होते हैं,
तो एनजीओस क्या होते हैं, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, इनका काम क्या होता है कि बाबा कहीं पे अगर कुछ सोसाइटी को डैमेज होता है या कुछ ऐसा है तो ये इसके बारे में ये लोग काम करते हैं। जैसे अगर कहीं एनवायरमेंटल कुछ डैमेज हो रहा है, एनवायरमेंटल डैमेज है, या ह्यूमन राइट्स का कहीं कुछ है, या सोशल जस्टिस की अगर बात करें, ठीक है ना, सोशल जस्टिस की अगर बात करें, तो ये इसके लिए ये लोग काम करते हैं। तो आप समझिए बात को, ये इतने सारे लोग भी है गवर्नमेंट के साथ साथ, नॉट ओनली गवर्नमेंट बट सो मेनी डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर जो क्या करते हैं इन नेगोशिएशंस के ऊपर जो है ये अपना जो है इंपैक्ट लेके आते हैं। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। आगे बढ़ते हैं। As anyone can guess, the positions taken by each of the negotiating parties would represent the underlying agenda of the interest. उनका agenda जो रहेगा उसके हिसाब से वो लोग काम करते जाएंगे। For example, in trade negotiations, when one of the parties seems to be bargaining for the market access through reduction in the tariff, the others may be clamoring on the issue of possible grant of protection to domestic entries. ये क्या बोलता है, हर एक का इंटरेस्ट, हर एक का नजरिया अलग अलग होगा। एक ग्रुप बोलेगा कि मेरे को इस मार्केट में इनको आने दो, बाहर से आने दो। एक ग्रुप बोलेगा एक्सटर्नल प्लेयर्स को आने दो मार्केट के अंदर। एक बोलता है इनको मत आने दो, ठीक है ना। तो ये जो है ना अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स है, अलग अलग इन्फ्लुएंसेस है, तो ये जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो बिफोर वी गो इनटू डिस्कशन ऑफ द मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस and the related institutions, it is relevant to understand the nature of regional as well as free trade agreements which evolve through negotiations. तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। सो बेटा आपको इंट्रोडक्शन जो है क्या यहाँ पे आपको समझ में आ गया एकदम अच्छे से? यस सर, वेरी गुड। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी ऑफ रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स। अभी क्या क्या टाइप्स ऑफ रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। So regional trade agreements are defined as the grouping of countries. Regional trade agreements मतलब क्या कहता है कि हम आपस में जो है ना हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे और हम आपस में जो है वो बढ़िया एकदम शानदार ट्रेड करेंगे। Not necessarily belonging to the same geographical region, right? जरूरी नहीं कि एशियन कंट्रीज ही ट्रेड अग्रीमेंट करे या यूरोपियन कंट्रीज भी। वन एशियन कंट्री विद अनदर यूरोपियन कंट्री कैन ऑल्सो एंटर इनटू व्हाट अ ट्रेड अग्रीमेंट, राइट? Which are formed with the objective, क्या होगा उसका, the objective of reducing the barriers to trade between the member countries. तो जो भी ये ग्रुप बना है उनमें बैरियर्स टू ट्रेड अपने को कम करना है। अब बैरियर्स टू ट्रेड आप समझते हो, टैरिफ है, नॉन टैरिफ मेजर्स है, तो जिससे क्या हो सकता है प्रॉपर अच्छा सा हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ ट्रीटी बिटवीन टू और मोर नेशंस और टू और मोर गवर्नमेंट्स that define the rules for all the trade signatories, कि कैसे ट्रेड होगा हम दो देशों के बीच में, राइट? तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं। तो चलिए इन अलग अलग ट्रेड अग्रीमेंट्स के बारे में दोस्तों बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, यूनिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। यूनिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट मतलब कॉन्सेप्ट समझिएगा। यूनिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट मतलब अपन बोलते हैं कि एक तरफा यूनिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, एक कंट्री होती है एक्सपोर्टिंग और एक कंट्री होती है इंपोर्टिंग। तो जो इंपोर्टिंग कंट्री होती है ना, ये इंपोर्टिंग कंट्री क्या बोलती है कि भाई तेरे को जो है ना हम लोग बहुत कम जो है ना टैरिफ लगाएंगे, मतलब तेरे फेवर में बहुत कुछ काम करेंगे, तुझे प्रेफरेंशियल रेट्स देंगे, तुझे प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि तू एक डेवलपिंग कंट्री है और तू जो पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, हम चाहते हैं कि तू ग्रो हो करके। तो इसलिए एक तरफा कि भाई तेरे लिए, बस तेरे लिए, एक तरफा प्यार है नहीं, सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। यूनिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट मतलब एक तरफा, तेरे से भाई बस एक्सपेक्ट कर रही है। समझ में आया आप लोगों को? सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज यूनिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। या हियर व्हाट वी से इज द इंपोर्टिंग कंट्री ऑफर्स ट्रेड इंसेंटिव्स टू एनकरेज द एक्सपोर्टिंग कंट्री। आई बात समझ में आपकी कि तेरे लिए। तो यहां पे जैसे यूएस जो है कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए बोल देगा कि आपको ये इंसेंटिव दे दिया, आप बिल्कुल हमें ये क्या कीजिए, दीजिए, हम इंपोर्ट कर लेंगे और आप तरक्की कीजिए। यूनिलैटरल समझ में आया आप लोगों को? यस सर, एक तरफा।
to engage in international economic activities which will improve the exporting countries economy. जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. अब इस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में क्या होता है, हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग यहां पे प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट्स लगाते हैं. प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट जो है ये हम लोग लगाते हैं फॉर सर्टेन कमोडिटीज, फॉर सर्टेन कमोडिटीज. ठीक है. सो ये जो है दोस्तों फर्स्ट पॉइंट अपना यूनिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट. आर वी गुड? सही है एकदम. सो यूनिलैटरल एक तरफा, यूनिलैटरल एक तरफा. हम बस सामने वाले की जो है ना वो भलाई चाहते हैं, बदले में हम कुछ नहीं चाहते, एक तरफा. ठीक है ना. तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं. सेकेंड पॉइंट जो है दोस्तों हम बात करेंगे बायलैटरल एग्रीमेंट्स. बायलैटरल मतलब आप भी मैं भी, हम दोनों इस खेल में शामिल हैं. सो बायलैटरल आर व्हाट? द ट्रेड अग्रीमेंट्स बिटवीन टू कंट्रीज. बराबर. इट कैन बी बिटवीन टू ब्लॉक्स और इट कैन बी अ ब्लॉक एंड अ कंट्री. यह अग्रीमेंट किसके अंदर भी हो सकता है. तो ध्यान में रखना, ये एमसीक्यू के लिए आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा कि इट इज व्हाट बायलैटरल अग्रीमेंट्स आर बिटवीन A, two countries, B, between two blocks, C, between a block and a country, option D, all of the above. So bilateral किस में भी हो सकता है. अब आप पूछेंगे सर ये टू कंट्रीज तो हम समझ गए भाई, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया यूएस, इंडिया रशिया, ये क्या हो गया अपना, ये अग्रीमेंट हो गया इनके साथ, ये बिटवीन टू कंट्रीज हुआ. अब जैसे ब्लॉक होता है, एक यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक है, एसोसिएशन ऑफ क्या बोलते हैं उसको, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, तो ये एक ब्लॉक हो गया. ये ओपेक कंट्रीज, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इनका एक ब्लॉक हो गया ये. तो ये ब्लॉक दो ब्लॉक्स के बीच में भी हो सकता है, या यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया का एक अग्रीमेंट, ऐसा भी हो सकता है. तो इसको बोलते हैं अपन क्या, इसको अपन बोलते हैं बायलैटरल अग्रीमेंट्स. ठीक है. दीज आर लिमिटेड टू व्हाट, certain goods and services and certain types of market entry barriers. कुछ टाइप के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये अग्रीमेंट कर लेते हैं. तो इसको बोलते हैं अपना बायलैटरल अग्रीमेंट. आप हमें भेजिए, हम आपको भेजेंगे सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स, आप हमें भेजिए सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स, हम भेजेंगे. आप इस पे टैरिफ मत लगाओ, हम उस पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, ऐसा मामला है. दैट इज बायलैटरल अग्रीमेंट. अब बच्चों यहां से आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट चलिए बात करते हैं रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स. अब ये रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स का मतलब क्या होता है, आप समझिए बात को, कि इट इज अमंग द ग्रुप ऑफ कंट्रीज टू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर्स अ रेसिप्रोकल एंड ऑन अ रेसिप्रोकल एंड प्रेफरेंशियल बेसिस फॉर ओनली द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. आई बात समझ में? फॉर ओनली द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट जो ग्रुप के लोग हैं ना उनके लिए ही, जैसे WTO के मेंबर्स है उनके लिए ही होगा, अगर वो कोई ब्लॉक के मेंबर्स है उनके लिए ही होगा. तो देखो यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स, तो ये कहता है इट इज अमंग अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिनका एम क्या है, टू रेड्यूस ट्रेड बैरियर्स. हम आपके बैरियर्स कम करेंगे, बदले में आप भी क्या करेंगे, वो बैरियर्स टू ट्रेड आप भी कम करेंगे. ऑन अ रेसिप्रोकल एंड प्रेफरेंशियल बेसिस ओनली फॉर द ग्रुप, ओनली फॉर द ग्रुप. ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस अमंग डेवलपिंग कंट्रीज, GSTP, इसका एक एग्जाम्पल है. अभी बात करते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, ट्रेडिंग ब्लॉक. तो ट्रेडिंग ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें, सो व्हाट डू वी टॉक अबाउट ट्रेडिंग ब्लॉक. सो ट्रेडिंग ब्लॉक एज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्व्स एंड मे अप्लाई अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ टू अदर कंट्रीज. ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है. ये ट्रेडिंग ब्लॉक में कहते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज. ट्रेडिंग ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्व्स. ठीक है. तो अपना जो है
रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट तो है ही है, वो ग्रुप के अंदर है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है, दे विल अप्लाई व्हाट, ये ध्यान से पढ़िएगा, अप्लाई अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ टू अदर कंट्रीज। मतलब क्या हुआ कि देखिए हम जो है ये ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो हम ये जो ग्रुप के मेंबर्स है, हमारा आपस में जो रहेगा, इट विल बी हैविंग व्हाट, अ फ्री ट्रेड अमंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप में फ्री ट्रेड बराबर से कर लेंगे। बट अब यहां पे कोई और दूसरी कंट्रीज है, बराबर के नहीं, ये कौन है, अदर कंट्रीज है, ये कौन है, अदर कंट्रीज है ये। अब इनके लिए क्या हो जाएगा, इन अदर कंट्रीज के लिए हम सारे कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, हम आपको लगाएंगे कॉमन टैरिफ, हम आपको लगाएंगे कॉमन टैरिफ। आई बात समझ में, हम आपको लगाएंगे कॉमन टैरिफ, ऐसी बात हो रही है ये। सो ये जो है कंट्रीज, ये कौन सी कंट्रीज है ये, तो ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिनमें एफटीए है, दीज आर द ग्रुप ऑफ कंट्रीज। इनका आपस में जो रहेगा, आपस में ये फ्री ट्रेड करेंगे, आपस में ये लोग क्या करेंगे, फ्री ट्रेड करेंगे। बाहर वालों के लिए ये सब मिलके डिसाइड करेंगे कि भैया अपन आपस में किसी को लेंगे, और बाहर वालों को हम एक तरीके से लगाएंगे। तो ये अपने को किधर देखने को मिलता है, अरब लीग, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो ये अरब लीग और ये जो है ना, ये आपस में फ्री ट्रेड करते हैं, बट बाहर वालों के लिए स्पाइसेस है, ऑयल है, तो ये सबको कॉमन टैरिफ लगाते हैं। ये चाहते हैं कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, बट सबको सेम जो है बाहर लगाएंगे टैरिफ। क्लियर है एकदम। सो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक। ट्रेडिंग ब्लॉक समझ में आया आपको कि क्या होता है ट्रेडिंग ब्लॉक। अभी ट्रेडिंग ब्लॉक में हमने देखा कि ये लोग क्या करते हैं, आपस में ये लोग फ्री ट्रेड रखते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि सर ये फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग ब्लॉक आपको समझ में आना कि आपस में लोग फ्री ट्रेड करेंगे, बाहर वालों को कॉमन टैरिफ लगाएंगे। अब यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे अबाउट व्हाट इज अ फ्री ट्रेड एरिया। यही ध्यान से समझना है, फ्री ट्रेड एरिया मतलब क्या होता है। तो दे विल एलिमिनेट ऑल टैरिफ एंड कोटा बैरियर्स ऑन ट्रेड with the objective of exchange of goods with each other. The trade among the member states flows tariff free. Trade will be what among the members, it will be what tariff free. But अभी ध्यान से सुनना, member states maintain their own distinct external tariff with respect to imports from rest of the world. हम क्या करेंगे, आपस में हम लोग क्या करेंगे, टैरिफ फ्री रहेंगे अपन, बराबर के नहीं। हम आपस में जब भी ये बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, तुम इधर से उधर जाओ, इधर विद इन द ग्रुप इट विल बी व्हाट, टैरिफ फ्री, टैरिफ फ्री। और अब यहां पे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, बराबर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे कि इधर कॉमन टैरिफ नहीं रहेगा, बराबर के नहीं। दे विल बी हैव व्हाट, दैट डिस्टिंक्ट एक्सटर्नल टैरिफ। ये लोग अपना अपना खुद अपने हिसाब से टैरिफ लगा लो फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर आपको इंडिया को कितना टैरिफ लगाना है, आपको पाकिस्तान को कितना लगाना है, श्रीलंका को कितना लगाना है, चाइना को कितना लगाना है, आप आपस में आप देख लीजिएगा। बट विद इन जब आप इधर ट्रेड करोगे तो आपका टैरिफ फ्री रहेगा। इसको बोलते हैं अपन क्या, फ्री ट्रेड एरिया। In other words, the members retain independence in determining the tariff with non-members. Example, the Asian India Free Trade Area is a free trade area among the 10 member states of the Association of Southeast Asian Nation and India. It came into force 1st August 2005. ठीक है, तो आपस में हम भाई आपको फ्री ट्रेड करने देंगे, बट बाहर वालों के साथ फिर आपको जो टैरिफ लगाना है आप लगा लीजिएगा। तो इसको बोलते हैं अपन क्या, फ्री ट्रेड एरिया। यूनिलैटरल एक तरफा, बायलैटरल दोनों के साथ। रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड मतलब क्या है, देयर विल बी नो बैरियर्स फॉर दैट पर्टिकुलर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ट्रेडिंग ब्लॉक मतलब फ्री ट्रेड और कॉमन टैरिफ लगाया जाएगा आपको।
फ्री ट्रेड मतलब आपको समझाया क्या होता है। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, और एक पॉइंट जो है अ कस्टम्स यूनियन की बात करेंगे। अ कस्टम्स यूनियन दोनों में, अभी इधर फ्री ट्रेड एरिया और कस्टम्स यूनियन में बच्चों ध्यान से समझना, कस्टम्स यूनियन में क्या होता है, अगेन द सेम पॉइंट कि वी विल व्हाट एलिमिनेट ऑल टैरिफ ऑन ट्रेड अमंग देमसेल्व्स, बट इधर डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इज अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन ट्रेड विद कंट्रीज आउटसाइड द यूनियन। मतलब अब कस्टम्स यूनियन में क्या है, वापस से सेम टू सेम, वापस से सेम टू सेम बट डिफरेंट डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट। तो यहां पे क्या कह रहे हैं अपन, यहां पे कि ये जो है इधर आपस में ये लोग कैसे रहेंगे, आपस में टैरिफ फ्री रहेंगे। फिर यहां पे अपने को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नजर आ रहा है। तो ऊपर हमने क्या देखा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, कि दे हैव अ डिस्टिंक्ट टैरिफ, बट अब यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉमन कस्टम्स यूनियन में यहां पे हम लोग को लगेगा देयर विल बी व्हाट अ कॉमन टैरिफ। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। समझ में आया आपको, इन दोनों में ये डिफरेंस है मालिक। टैरिफ फ्री, अंदर अंदर दोनों में टैरिफ फ्री, बट जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो आप क्या करोगे, ट्रेड करोगे, तो यहां पे आपको कॉमन टैरिफ लगाना पड़ेगा। इधर कॉमन टैरिफ रहेगा और इधर डिस्टिंक्ट टैरिफ रहेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। समझ में आया आप सबको। सो यही लिखा है आगे, द कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ विच डिस्टिंग्विशेस कस्टम यूनियन फ्रॉम अ फ्री ट्रेड एरिया। तो कस्टम्स यूनियन और फ्री ट्रेड एरिया आपस में कैसे है, इज द सेम टैरिफ इज चार्ज वेर एवर अ मेंबर इंपोर्ट्स फ्रॉम द आउटसाइड द कस्टम्स यूनियन। द EU इज अ कस्टम्स यूनियन, इट हैज अ 27, ये ध्यान में रखना है MCQ, EU इज अ 27 मेंबर कंट्रीज फ्रॉम अ सिंगल टेरिटरी। और यूरोपियन यूनियन में दे यूज द करेंसी सेम, जैसे अभी अपन बात करेंगे कॉमन मार्केट, और इसमें करेंसी सेम, कोई पीपल के ट्रांसपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, बिंदास्त एकदम ऐसा बात करेंगे। सो क्या दोस्तों आपको ये वाला पार्ट आपको समझ में आया क्या? इजी है एकदम, वेरी सिंपल, राइट? यस सर। चलो, सो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कस्टम्स यूनियन के बाद बात करते हैं अबाउट व्हाट, कॉमन मार्केट के बारे में। सो कॉमन मार्केट ये क्या है, कस्टम्स यूनियन जैसा ही, बट इट डिपेंड्स अ कस्टम्स यूनियन बाय प्रोवाइडिंग फ्री फ्लो ऑफ व्हाट, द आउटपुट एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आउटपुट भी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी फ्री फ्लो होगा, बराबर। By reducing or eliminating the tariff on the goods and by creating a common set of what, external tariff. तो ये क्या है, it is a extension, common market is what, it is an extension of customs union। तो इसीलिए एग्जाम में आपको इसके अंदर डिटेल में बारीकी से ध्यान से पढ़ना है कि ये कस्टम्स यूनियन की बात कर रहा है, फ्री ट्रेड एरिया की बात कर रहा है, या ये कॉमन मार्केट की बात कर रहा है। ये आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको डेफिनेशन जो है ना हर एक का, वो ऊपर आपको क्वेश्चन में डिफाइंड होगा, और 4 ऑप्शंस में ये टाइप ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट आपको दिया जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो ये क्या है, सो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द कस्टम्स यूनियन, ठीक है। तो इसमें कॉमन सेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स रहेंगे, बट इधर क्या है, देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ नॉट ओनली द आउटपुट बट ऑल्सो द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आप आइए, लेबर, कैपिटल आने दो, आपको वहां जाना है जाने दो। मतलब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो टैरिफ और जो बैरियर्स है उसको खत्म ही कर रहे हैं हम लोग, और एक कॉमन मार्केट ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉमन मार्केट बना ले रहे हैं। पढ़िए उसको, ठीक है, पढ़िए उसको। सो ये क्या कहता है, द मेंबर ऑफ द कंट्रीज अटेम्प्ट टू हार्मोनाइज institutional arrangements and commercial and financial laws among themselves. There are what, common barriers against non-members, example EU, Asian ये blocks, ऐसा डन। वेरी सिंपल।
अभी यहां पे जो है यही यूरोपियन यूनियन का ही एग्जाम्पल है, इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन। सो फॉर अ कॉमन मार्केट, अभी ये कॉमन मार्केट के लिए, ये कॉमन मार्केट के लिए इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन भी होना चाहिए। सो कस्टम्स यूनियन का एक्सटेंशन क्या हो गया, कस्टम्स यूनियन का एक्सटेंशन जो है ये बन गया क्या, कॉमन मार्केट। कस्टम्स यूनियन का एक्सटेंशन जो है ये क्या बन गया, ये कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट होने के लिए इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन होना बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन में आप समझिए बात को, सेम करेंसी, उसके बाद नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पीपल ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कुछ भी नहीं। मतलब आपको मैं बता दूं, अगर आप यूरोप में घूमने भी जाओ तो जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज है उनका वो एक शेंजिन वीजा आता है, शेंजिन वीजा। यू टेक दैट शेंजिन वीजा और तुम फिर वो यूरोपियन कंट्री में तुम किधर भी, पूरा अक्खा यूरोप कॉन्टिनेंट में अगर तुम जाओगे ना, यूरोप, ठीक है ना, अगर तुम जाओगे ना ऐसा इधर, ये किधर है, ये इधर, ये कॉन्टिनेंट है ये। तो ये पूरा जो है ना ये यूरोपियन यूनियन है। मतलब आप इधर से किधर भी जा सकते हो, आप नेदरलैंड्स जाओ, जर्मनी जाओ, क्या बोलते हैं, चेक रिपब्लिक जाओ, ऑस्ट्रिया जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, फ्रांस जाओ, आप किधर भी जाओ, आपको कोई पोर्चुगल जाओ, किधर भी जाओ आप। तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पूरा एक यूरोपियन यूनियन है। ये पूरा इनका रेल नेटवर्क कनेक्टेड है, लोग यहां से वहां जा सकते हैं, एकदम बेस्ट स्मूथ। इसलिए तो इनका ऑलराउंड डेवलपमेंट अपने को देखने को मिलता है ना उनका, ऐसा ही है। सो क्या कहता है कि इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन हो जाता है तो कॉमन मार्केट के लिए वो क्या कहता है, द फ्री ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू बॉर्डर्स इंक्रीज द नीड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड रिजल्ट्स इनटू हायर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब कॉमन मार्केट के लिए अलग अलग करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट जाएगा, ऐसा वैसा ऐसा ही होगा। सो द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब देखो फ्री कॉमन मार्केट के लिए अलग अलग करेंसी रखेंगे, हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, आप रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगा। सो नेक्स्ट स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन इज सेम, क्या बोलते हैं, सम मॉनिटरी यूनियन। सो दे हैव व्हाट, अ कॉमन करेंसी। मतलब पूरे यूरोप में, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ए प्लेसेस में यूरोस चलते हैं। अगर आप यूरोस दोगे तो एक्सेप्ट करेंगे, चेंज भले ही आपको लोकल करेंसी में दे देंगे अगर वहां पे की लोकल करेंसी कुछ और है तो, बट अदरवाइज यूरो तो सब जगह, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस जो ये मॉनिटरी यूनियन में आते हैं, दे ऑल हैव एक्सेप्टेड व्हाट, द यूरो। Adoption of common currency also makes it necessary to have a strong convergence of macroeconomic policies. European Union countries implement and adopt what? A single currency. There has been a significant growth in the trade since the end of growth is where in the international trade after where the Second World War, mostly due to multilateral trade system, which is both political process and set of political institution. ये एमसीक्यू में आएगा आपको कि भाई ट्रेड में जो ग्रोथ है वो कब से होना चालू हो गया। सो द ग्रोथ इज फ्रॉम वेयर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन नेगोशिएशंस एंड बार्गेनिंग पावर्स। एक गवर्नमेंट को दूसरे गवर्नमेंट के साथ बार्गेनिंग करना पड़ेगा। हम लोग जैसे देखते हैं कि इनिशियल डेज में मोदी जी यूज टू गो राउंड द ग्लोब, तो लोग बोलते थे कि ये तो सिर्फ विदेश के टूर पे है, घूमने के लिए है। बट आप समझिए बात को कि उस टाइम पे वी वर एंटरिंग इनटू व्हाट द ट्रेड नेगोशिएशंस, मेकिंग आवर मार्क इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ऐसा। So the political institutions that facilitate trade negotiations and support international trade cooperation. So there are two main, क्या बोलते हैं उसको, arrangements. So एक हम लोग GATT के बारे में बात करेंगे, that is General Agreements on Tariff and Trade, and WTO. तो इसके बारे में अब अपने को डिस्कशन करने का है, ठीक है। एक बार क्विकली आप क्या करेंगे, सारे जो अपन ने अभी जो ये ट्रेड अग्रीमेंट्स जो हमने देखे, एक बार इसको क्विकली आप नजर घुमाएंगे।
डन गाइस। चलो, सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और हम बातचीत करेंगे अबाउट व्हाट, गैट के बारे में। फुल फॉर्म ध्यान में रखना है इसका, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है ये। सो इट इज जनरल अग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अब देखो, गैट जो है आज के तारीख में आपको नहीं देखने को मिलता है, बट ये जो है ना, पहले गैट की स्थापना हुई थी। गैट के बारे में आप समझिए, इसका मेन जो पर्पस था ना, कि उस समय पे जो भी बायलैटरल या मल्टीलैटरल ट्रेड्स थे तो वो एकदम स्मूथली हो जाए, और टैरिफ को हम लोग कैसे रेगुलेट करें और बैरियर्स टू ट्रेड को हम लोग कैसे कम से कम रखें। इसी पर्पस से टैरिफ और ट्रेड के माध्यम से ही ये एक अग्रीमेंट बना था, और ये अग्रीमेंट उन कंट्रीज ने साइन किया था। सो एज द नेम सजेस्ट, देयर वाज व्हाट, a general agreement for tariffs and trade. So it was, this particular agreement was only restricted to a tariff and trade. तो इसीलिए आपको समझेगा कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हाई इट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन 1980s। तो गैट लॉस्ट इज रेलेवेंस इन व्हाट, 1980s। व्हाई? बिकॉज देखो, 1980 के बाद जैसे हमने ऊपर देखा, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वाज ग्रोथ इन इंटरनेशनल ट्रेड, और गैट उसके वजह से क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया। ठीक है ना, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे, बट पहले गैट क्या है तो इसके बारे में बेसिक चलो बात करते हैं। जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कवर्स व्हाट, इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स। बराबर, गैट किसके लिए है? सो इट इज व्हाट, इट इज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स, ऑब्वियसली। इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स, ठीक है। सो द वर्किंग्स ऑन द गैट अग्रीमेंट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट, द काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स। तो इसका जो काम करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? ये हम लोग सब यही लिख के रखेंगे, इसकी समरी बना के रखेंगे। सो ये किसकी जिम्मेदारी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, इसका जो वर्किंग है, वर्किंग मतलब ऑपरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ गुड्स। इन्होंने काउंसिल बनाया, इसकी जिम्मेदारी है। अब ये काउंसिल ऑफ गुड्स की अगर बात करें तो ये काउंसिल ऑफ गुड्स जो है ये कौन लोग हैं? सो दे आर मेड अप ऑफ representatives of World Trade Organization. ठीक है, so they have how many committees now? They have 10 committees, ठीक है, such as agriculture, market access, subsidies, dumping measures and so on, and these committees consist of all the member countries. ठीक है, सो ये बेसिकली टैरिफ के बारे में जो है ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, गैट के बारे में। डन, चलो। सो व्हाई डज इट नो लॉन्गर फंक्शन, व्हाई डिड इट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, क्यों काम में नहीं आता है?
फटाफट एकदम, ये तो क्या हो गया, ये ऑब्सोलीट हो गया, ये ऑब्सोलीट माने क्या, आउटडेटेड हो गया ये, बिकॉज ऑफ द फास्ट इवॉल्विंग सिनारियोस, बराबर। अभी के आज के तारीख में ये काम नहीं करता है, बराबर। इन्वेस्टमेंट्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स एक्सपांडेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वर नॉट कवर्ड बाय गैट, मर्चेंडाइज ट्रेड इंक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड्स बियॉन्ड इट्स स्कोप, एम्बिग्विटीज इन मल्टीलैटरल सिस्टम। एम्बिग्विटीज मतलब क्या है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस है, डिफिकल्टीज है, so there are complications in multilateral systems that could be exploited. The efforts at liberalizing agricultural trade were not successful. Inadequacies in institutional structure and dispute settlement system. Institutional structure मतलब जो उनका हायरार्की है और जिस तरीके से वो सेटलमेंट कर रहे थे, तो वो सेटलमेंट सिस्टम भी inadequate, that is it is insufficient. And last में, since it was not a treaty and therefore the terms of GATT were binding only in so far as they are not incoherent with the nation's domestic rules. Incoherent मतलब what? It is not in क्या बोलते हैं उसको क्रॉस नहीं करता है, it is not consistent, binding only when it is what, complying with what, इसका एकदम incoherent, expressed in incompressible or confusing way, unclear. So when it is what, unclear, when it is not unclear, incoherent मतलब unclear और confusing, मतलब ये अगर तुम्हारे नेशन के रूल्स के लाइन में है तो ही लोग उसे कंप्लाई कर रहे थे, अगर वो हमारे देश के खिलाफ जा रहे तो कोई भी उसे फॉलो नहीं कर रहा था, ऐसा। सो क्या क्या था ये, सो ये आउटडेटेड हो गया, पुराने जमाने का था, सो इट वाज ओल्ड। इन्वेस्टमेंट्स काफी बढ़ गए तो उसका जो स्कोप है, इन्वेस्टमेंट्स एक्सपांडेड, बराबर है। सर्विसेज of intellectual property rights and trade were not covered, बराबर। IPR नहीं आया था इसके अंदर, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, मर्चेंडाइज ट्रेड इंक्रीज्ड, जो उनके स्कोप में नहीं था, इन्होंने सिर्फ गुड्स के बारे में, मर्चेंडाइज के बारे में कवर ही नहीं करा। कॉम्प्लिकेशंस है, एग्रीकल्चरल ट्रेड को लिबरलाइज करना मुमकिन नहीं हुआ, तो ये सारी बातें जो है जिसके वजह से गैट जो है ये आज इसका रेलेवेंस खत्म हो चुका है। अब उरुग्वे में क्या हुआ, सिंस अभी 1980s के बाद जो है इनको दिखा कि भाई गैट काम नहीं कर रहा है, तो ये लोग सब मिले, बातचीत करी, बहुत सारे नेगोशिएशंस किए यूरोगे राउंड में, और फिर उसके बाद जुलाई 1, 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, विच इज एनकम्पासिंग द फ्रेमवर्क ऑफ गैट एज मॉडिफाइड बाय द उरुग्वे राउंड, ठीक है ना। तो ये जो है ना कैसे कैसे हुआ, मतलब ये उरुग्वे राउंड एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO, तो ये पूरा डिस्कशन करके क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, उसके बाद जो है WTO का जन्म हुआ। सो क्या है इसमें देखते, सिंपल कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर अभी इस मतलब इसीलिए इसको लास्ट में रखा इस चैप्टर को, कि बाबा इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फैक्ट बेस्ड चैप्टर है ये। सो इसमें क्या क्या हुआ भाई, लोग हमें फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, गैट कुछ काम नहीं कर रहा था, बराबर है। तो हैविंग सेटल्ड मोस्ट एम्बिशियस नेगोशिएशंस एजेंडा ऑफ एवरी आउटस्टैंडिंग ट्रेड पॉलिसी इशू, so Uruguay round brought about the biggest reform of the world trading system. Members established 15 groups to work on limiting the restrictions, tariff, non-tariff, tropical products, natural resources, मतलब अलग अलग इश्यूज को लेके इन्होंने बहुत सारी चर्चाएं करी, बराबर है। safeguards against sudden surges, subsidies, countervailing duties, intellectual property restrictions, trade related, etc.
एंड 4 अदर एरियाज डीलिंग विद गैट इटसेल्फ सच एज गैट सिस्टम, गैट का भी क्या करने का। तो ये सब जो है ना बातें, ये इन सब पे इन्होंने उस राउंड में डिस्कशन किया। ठीक है, द राउंड स्टार्टेड इन पुंटा डेल एस्टे इन उरुग्वे इन सितंबर 1986। ये पुंटा दे एस्टेल, एस्टे बराबर, ये एक जगह का नाम है। तो वो 1986 में शुरू हुआ, 4 साल में एक्सपेक्टेड था खत्म हो जाएगा, बट इतने सारे डिफरेंसेस आए, झगड़े हुए, अग्रीमेंट पे नहीं पहुंचे, कंसेंसस मतलब क्या है, सेम आइडेंटिटी ऑफ माइंड नहीं हुआ। तो फाइनली इन दिसंबर 1993 द उरुग्वे राउंड, द 8th एंड द मोस्ट एम्बिशियस एंड द लार्जेस्ट एवर राउंड। सो उरुग्वे में कौन सा राउंड था अपना, ये 8th एंड द मोस्ट एम्बिशियस एंड लार्जेस्ट एवर राउंड, in which 123 countries participated and was completed after 7 years of elaborate negotiations. And it was signed by most of the countries on April 15th, 1994 and took effect on 1st of July 1995. It marked the birth of World Trade Organization. समझ में आया? अब WTO के बारे में बातचीत करेंगे। फैक्ट्स है, ये सारे फैक्ट्स जो है दोस्तों आपको लर्न करके जाने हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो क्या क्या हुआ यहां पे WTO। सो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, कि कैसे आपने ट्रेड करना चाहिए। सो इट वाज साइंड बाय द बल्क ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडिंग नेशंस एंड रैटिफाइड इन देयर पार्लियामेंट्स। The goal is to ensure trade flows as smoothly, predictably and freely as possible. आसानी से सारे कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो जाए। The principal objectives, the 6 key objectives are, आराम से देखो, ध्यान से, इसको याद भी हो जाएगा इजीली, कि पहले हम लोग क्या करेंगे, रूल्स बनाएंगे। रूल्स बनाने के बाद सबने उसको फॉलो करने का। बट अगर कहीं ऐसा लगता है कि आपके ये रूल्स जो है कोई दूसरी कंट्री फॉलो नहीं कर रहा है जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो, तो फिर जो है हमने एक फोरम देना चाहिए। फोरम मतलब क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। फोरम मतलब क्या कहते हैं, हमने एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहां पे आप क्या करोगे, ये नेगोशिएट करोगे और मॉनिटर करोगे फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन। फिर अगर फिर भी नहीं होता है आपका, तो आपको ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हम मदद करेंगे। इन सब में ट्रांसपेरेंसी होगी। तो आपको ये फर्स्ट 4 पॉइंट समझ में आ गया कि आपको, कि भाई पहले WTO क्या करेगा, रूल्स बनाएगा, फिर एक प्लेस देगा, एक फोरम देगा जहां पे आप और लिबरलाइजेशन करना है तो वहां पे मिलो, करो, खत्म करो बात को। डिस्प्यूट है तो रिजॉल्व करने में मदद करेंगे हम आपको। ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और इन सब में हम चाहेंगे आप सब की कोऑपरेट करें विद द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, बराबर, द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, बराबर, इन्वॉल्व इन ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिट फुल्ली फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। तो आप आपस में तालमेल बनाइए और डेवलपिंग कंट्रीज का कुछ खास ध्यान रखिएगा, ऐसा। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ध्यान में रखना, ये आपको MCQ में फिर से आपको बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO अग्रीमेंट्स as acknowledged in the preamble of the agreement creating WTO includes what they focus upon. We have to raise the standard of living, ensure full employment and a large and steadily growing volume of real income, effective demand, expanding production and trade. The WTO whose primary purpose, मतलब ये सब अच्छा अच्छा करना है, is to have the open trade for benefit of all, does its functions by acting as a forum of trade negotiations among member governments. तो ये सबका ऐसे, ये उनका एक प्रियम्बल है, एजेंडा है, गोल है। सबको हेल्प करेंगे, सबका साथ, सबका विकास करेंगे। ठीक है, यस।
एक बार गो थ्रू कर लो इसे। ओवर। चलिए, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर के बारे में। अब बेटा जी, इधर जो है ना, कोई एज सच ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टैटिस्टिकल फिगर्स है, फैक्ट्स है, क्या क्या हुआ था इसके बारे में हम लोग को बस गो थ्रू करने का है। मेन मेन पॉइंट्स को आप इसके अंदर जो है हाईलाइट कीजिएगा। तो डब्ल्यूटीओ एक्टिविटीज के बारे में अगर बात करें, स्ट्रक्चर, उसका हायरार्की, तो सेक्रेट इज लोकेटेड इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड। तो जिनीवा में है ये, हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल। मेन मेन पॉइंट्स आप इसके हाईलाइट कीजिए। इट हैज अ 3 टायर सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग। 3 टायर सिस्टम मतलब क्या कहते हैं कि देर आर 3 लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो 3 लेवल्स में हम लोग बात करेंगे। टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी इज द मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस which can take decisions on all matters under any multilateral trade. The ministerial conference meets at least once every 2 years, साल में 2 बार कम से कम मिलते हैं। Then we have, after top level, the next level is the General Council, which meets several times a year at the Geneva headquarters. The General Council also meets related to trade policy review body and dispute settlement body. तो ये अगर कोई ट्रेड पॉलिसी रिव्यू करने का है, इसके लिए भी ये लोग मिलते हैं। ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करना है, कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट करना है, इसके लिए तो ये जो है, तो ये सेकेंड लेवल। फिर एट द नेक्स्ट लेवल द गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिप्स, ठीक है ना। सो रिपोर्ट टू द जनरल काउंसिल। दीज काउंसिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द implementation of WTO agreements in their respective areas of specialization. The WTO Secretariat, जो डायरेक्टर जनरल है ये, सो ये जो डायरेक्टर जनरल है, सेक्रेटरीट, maintains working relations with almost 200 international organizations in activities ranging from statistics, research, standard setting, technical assistance, numerous specialized committees, etc. WTO accounting for about 95% of the world trade currently and has 164 members, of which 117 are developing countries or separate customs territories. 24 others are negotiating membership. The WTO agreements have been ratified in all members parliament. तो ये ऐसा जो है, इसके बारे में आपको एक समरी बनाने का है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक क्विक जो है समरी जो है दोस्तों वो बना लेते हैं। ठीक है, चलो साथ में लिखेंगे इसको। ठीक है, सो हेडक्वार्टर किधर है, जेनेवा।
हेडेड बाय सेक्रेटेरिएट, जो कि है डायरेक्टर जनरल। अब लेवल्स की बात करेंगे। टॉप लेवल जो है, ये क्या बोला था अपन ने, इट इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी, और ये कौन से डिसीजन लेता है, कैन टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स। इतना पढ़ के गए, खत्म। कैन टेक डिसीजन ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ एनी मल्टीलैटरल एंड meets at least twice a year। ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट लेवल पे कौन आता है, सो द नेक्स्ट लेवल वी हैव इज जनरल काउंसिल। ठीक है, विच मीट्स several times a year। ठीक है, सो एट जिनीवा हेडक्वार्टर्स में मिलते हैं ये लोग। सो दे मीट whom, ऑल्सो मीट ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, एंड दूसरा क्या बोला था, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ठीक है, सो उसके बाद वी हैव on the next level, so we have different councils। so कौन से काउंसिल है अपने पास, गुड्स काउंसिल, सर्विसेज काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल, तो ये रिस्पेक्टिव एरियाज में है। सो बाकी इसके अंदर अदर पॉइंट्स में अगर अपन देखें यहाँ पे लेवल्स के बाद अदर पॉइंट्स, सो इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 95% of world trade, 164 members, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं 117 डेवलपिंग, 164 minus 117, 47 developed, 24 अंडर नेगोशिएशन। इतने देश तो और रुके हुए हैं, ठीक है ना, इसका मेंबरशिप लेने के लिए, मतलब उनको मिलना बाकी है अभी तक अदर पॉइंट्स। ठीक है, नोट करो इसको।
हो गया बच्चों? चलो, सो अभी जो है हम लोग ये सेशन कल कंटिन्यू करते हैं, और कल आने से पहले अभी कल ही अपना जो है यूनिट खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। आपको होमवर्क के लिए ये WTO अग्रीमेंट्स जो है ये होमवर्क के लिए पढ़ना है आपको, कि कौन से अग्रीमेंट्स जो है ये करे गए हैं। जैसे कि हाईलाइट कर देते हैं, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, अग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स हमने बात करी थी, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, agreement related to investment measures, anti-dumping agreements, custom valuation agreement, agreement on pre-shipment inspection। तो ये सब agreements जो है ये आप agreements on rules on origin, अपन ने बात करी थी rules on origin, import licensing procedures, subsidies and countervailing measures, agreement on safeguards। safeguards मतलब हमने बोला था ना temporarily हम लोग आपके साथ वो business नहीं करना चाहते हैं। जनरल अग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज इन रिलेशन टू व्हाट क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, प्लूरलिटी ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट्स। तो ये जो है अलग अलग ट्रेड अग्रीमेंट्स है ये, जिनका पर्पस क्या क्या है ये आप एक बार पढ़ लेना है इसको, ठीक है। सो दीज अग्रीमेंट्स, WTO अग्रीमेंट्स एक बार पढ़ के आइएगा। कुछ अगर उसमें डिफिकल्टी लगी तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट उरुग्वे राउंड के बाद दोहा राउंड में भी और G20 के बारे में भी बातचीत करेंगे ये। तो ये भी ऐसा ही फैक्चुअल डेटा है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो ये इतना पढ़ के आइएगा। कल जो है हम लोग ये WTO के गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, राइट? यस, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। दोस्तों आज अपना जो है लास्ट डे है फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट। हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का यूनिट 3 आज खत्म हो जाएगा। हम लोग ने पिछले सेशन में बात करी थी अबाउट WTO के स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम लोग WTO के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से सिद्धांतों के ऊपर बराबर क्या इनके वैल्यूज है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सो राइट फ्रॉम इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब है बेटा क्या? स्टार्ट। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन ड्रिवन बाय a number of fundamental principles which are the foundation मतलब क्या कहते हैं? बेसिस। सो बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल शुरुआत से ही जो ये WTO के लिए बनाए गए हैं ऑफ द मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम। फॉलोइंग आर द मेजर गाइडिंग प्रिंसिपल्स। नंबर 1 हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट मोस्ट फेवर्ड नेशन। अभी मोस्ट फेवर्ड नेशन की जब बात कर रहे हैं तो देखिए हम लोग जानते हैं, समझते हैं, अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये एक कंट्री दूसरी कंट्री बराबर, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक या एक ब्लॉक दूसरी कंट्री, इनके साथ जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। करेक्ट है एकदम? यस। तो अब यहां से आगे जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर वी हैव टू ट्रीट अदर पीपल व्हाट इक्वली। जो दूसरे कंट्रीज है हमें उनसे भी सेम व्यवहार करना है, सेम जो है ट्रेड के जो कंडीशंस है उनके साथ सेम बिहेवियर अपना रखना है। हमें कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। सो क्या कहते हैं? अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट्स ये कहता है कंट्रीज कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स। किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। दैट इज पॉइंट नंबर 1। सिंपल, खत्म है। बाकी अभी वो एक्सप्लेनेशन दिया है और वो कहां ओरिजिन है उसकी बात करिए। सो क्या कहता है यहां पे? भाई आप किसी के साथ WTO के जितने भी मेंबर्स है उनके साथ आप समान तरीके से ट्रेड करेंगे। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। ग्रांट समवन अ स्पेशल फेवर, जैसे कि लोअर टैक्स लगाना। तो आप अगर किसी के लिए फेवर कर रहे हो तो
तो आपने क्या करना है, बाकी सबके लिए भी क्या करना है, आपको आपने फेवर करना है। फिर तो किसी को एक आपने फेवर कर दिया, यू हैव टू डू विथ व्हाट, द सेम फॉर ऑल अदर WTO मेंबर्स। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट। It is important that it is the first article of GATT which governs trade in goods. MFN, most favored nation, is also a priority in the General Agreement on Trade in Services and the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS. मतलब ये सब जगह प्रायोरिटी है, चाहे फिर आप सर्विस में हो, इसमें भी हम लोग यूज करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, इसमें भी। ऑल्दो ईच अग्रीमेंट इन द प्रिंसिपल इज हैंडल्ड स्लाइटली डिफरेंटली, बट बेसिक जो है वो सेम है। टुगेदर दोस 3 अग्रीमेंट्स कवर ऑल 3 मेन एरियाज ऑफ ट्रेड हैंडल्ड बाय WTO. सम एक्सेप्शंस आर अलाउड, सम एक्सेप्शंस आर अलाउड। तो फर्स्ट पैराग्राफ में मोस्ट फेवर्ड नेशन का आपको समझ में आ गया ना, कि सबको आपने जो ट्रीटमेंट देना है वो समान तरीके से ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। For example, countries can set up a free trade agreement that applies only to the goods traded within the exceptions की बात हो रही है अभी, कि countries can set up what, a free trade agreement that applies only to the goods traded within the group, discriminating against the goods from outside, or they can give developing countries special access to the markets. Or a country can raise barriers against products that are considered to be traded unfairly from specific countries. And in services, countries are allowed in limited circumstances to discriminate. But agreements only permit these exceptions under what? Strict conditions. तो क्या कह रहा है ये? अगर आप ये जो गुड्स ट्रेडेड विद इन द ग्रुप है, इनमें ही डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है एज कंपेयर टू अगेंस्ट द गुड्स फ्रॉम आउटसाइड। मतलब आप घर वालों को ग्रुप के अंदर को सही है, बाहर वालों को अलग, ओके। उसके बाद आप डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कर सकते हो, आप कोई सर्टेन प्रोडक्ट्स के लिए कर सकते हो जो अनफेयरली ट्रेडेड अनफेयरली फ्रॉम द स्पेसिफिक कंट्रीज। ये आपको एमसीक्यू में आएगा ये पॉइंट। तो मतलब आपको ये क्या कर रहे हैं, कम प्राइस पे बेच रहे हैं, बराबर है, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आपके लोकल मार्केट को, तो अनफेयरली ट्रेड हो रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये एक्सेप्शंस लगा सकते हो, बराबर है कि नहीं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये कंडीशन स्ट्रिक्टली सबने फॉलो करना बहुत जरूरी है, दैट्स इट। सो in general, MFN means that every time a country lowers a trade barrier or opens a market, it has to do for the same goods or services from all the trading partners, whether rich, poor, weak or strong. सबका साथ सबका विकास, MFN। क्या फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया? फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल, मोस्ट फेवर्ड नेशन, सिंपल। लेट्स गो अहेड गाइस। अभी बात करते हैं अबाउट व्हाट द सेकंड पॉइंट, मोस्ट फेवर्ड नेशन के बाद नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट मतलब क्या है? ट्रीटिंग फॉरेनर्स एंड लोकल्स व्हाट इक्वली। नेशनल ट्रीटमेंट मतलब जो फॉरेन का है उसको भी वही दर्जा दिया जाएगा जो आपका लोकल का है। देखो, आप सबके लिए समान तरीके से एक्ट कर रहे हो इन रिगार्ड्स टू व्हाट, द ट्रेड। बट जब आपके कंट्री में फॉरेन गुड्स आते हैं तो उसको भी आपने उतना ही इज्जत देना है जितना लोकल गुड्स को आप देते हो। क्लियर है? सो वो क्या कहता है, इंपोर्टेड एंड लोकली प्रोड्यूस गुड्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। all the goods should be what, treated equally at least after foreign goods have entered the market। जब वो मार्केट में आ गए तो भाई उसको समान इज्जत देनी है आपने। दैट इज नेशनल ट्रीटमेंट, दैट इज ट्रीट इट इज एज इफ योर ओन। वो आपके खुद के है, उसको समझ के आपने उनको इज्जत देनी है। देखो, जो ट्रेड के जो क्या बोलते हैं उसको, रिस्ट्रिक्शंस है, बराबर है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो बैरियर्स है, मोस्ट फेवर्ड नेशन में अपन क्या कहते हैं कि ये सबके लिए सेम होना चाहिए WTO के मेंबर्स के लिए। बट नेशनल ट्रीटमेंट में अपन क्या कह रहे हैं कि भाई जब वो फॉरेन गुड्स अपने डोमेस्टिक कंट्री में आते हैं तो डोमेस्टिक को मतलब इंपोर्टेड गुड्स और लोकल गुड्स दोनों को समान ट्रीटमेंट आपने देना चाहिए। आगे
द सेम शुड अप्लाई टू फॉरेन एंड डोमेस्टिक सर्विसेज, फॉरेन एंड लोकल ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स. दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज व्हाट? नेशनल ट्रीटमेंट. समझ में आया आपको? सो ये कौन से अग्रीमेंट के क्लॉज में है? आर्टिकल 3 में है. ऑल्दो वंस अगेन प्रिंसिपल इज हैंडल्ड स्लाइटली इन व्हाट? द डिफरेंट केसेस. National treatment applies once a product, service or item of an intellectual property has entered into the market. तो ये applicable कब हो जाता है? Only applies once it has entered the market. जैसे ही मार्केट में आया तो आपको फिर क्या हो जाएगा? वो applicable same treatment. Therefore, charging custom duties on an import is not violation of national treatment, even if locally produced products are not charged at equivalent tax. समझा क्या बात को? मतलब देखो, अंदर आने तक आपको जो टैक्स लगाना है, जो करना है आप करिए. आप सबके लिए टैक्सेस लगाइए अंदर आने तक के लिए, मतलब आप कर लो फिर. बट एक बार जैसे ही अंदर आया, फिर वो इंडिया का प्रोडक्ट क्या और चाइना का प्रोडक्ट क्या या वो यूएस का प्रोडक्ट क्या, सबका सेम इंपॉर्टेंस दिया जाएगा. इसीलिए जब कोई भी ओप्पो, वीवो या एप्पल या अपने इंडियन प्रोड्यूस मोबाइल फोन्स जब इंडिया में जब वो बिकते हैं, तो अब एक बार अंदर आ गए ना, फिर अब उनको समान ट्रीटमेंट दी जाएगी. समझ में आया आपको? यस सर, दैट इज बेटा नेशनल ट्रीटमेंट. लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर. अब बातचीत करेंगे अबाउट व्हाट? फ्रीयर ट्रेड ग्रेजुअली थ्रू नेगोशिएशन. अभी क्या कहता है यहां पे? वी हैव टू लोअर ट्रेड बैरियर्स इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस मीन्स ऑफ एनकरेजिंग ट्रेड. आपको ये ट्रेड बैरियर्स कम करने पड़ेंगे. So the barriers concerned include custom duties, measures such as import bans, quotas. ये हमने barriers to trade में technical, non-technical ये हमने पढ़ लिया था और tariff वाले भी देखे थे हमने, right? So from time to time other issues such as red tape, that is paperwork. Red tapeism मतलब क्या? paperwork बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, paperwork, ठीक है? And exchange rate policies have been discussed. ठीक है. सो क्या पेपर वर्क क्या नहीं है? बट द WTO अग्रीमेंट्स अलाउ कंट्रीज टू इंट्रोड्यूस चेंजेस ग्रेजुअली थ्रू प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मतलब क्या कहते हैं बेबी? वी टॉक अबाउट इज रिलैक्सेशन. हम लोग किसकी बात करते हैं? वी टॉक अबाउट इज द रिलैक्सेशन. डेवलपिंग कंट्रीज आर यूजुअली गिवन अ लॉन्गर टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन. ज्यादा टाइम दिया जाता है. सो फ्रीयर ट्रेड मतलब क्या बोल रहा है यहां पे? कि अब जो है ना, आप ट्रेड बैरियर्स आपको कम से कम करने हैं. तो ये वन गो में तो होगा नहीं, एक मीटिंग में तो होगा नहीं. तो इसीलिए ओवर द पीरियड आप थ्रू ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन आप क्या कीजिए? आप ही रिलैक्सेशन कीजिए मेंबर्स के साथ. ठीक है. सो दैट इज द थर्ड प्रिंसिपल वी स्टडीड. तो पहला वाज मोस्ट फेवर्ड नेशन. सेकेंड वाज वी टॉक अबाउट इज ट्रीटिंग ऑल द गुड्स व्हाट इक्वली, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट. एंड लास्ट में हमने बात कर, सेकेंड लास्ट मतलब ये जो पॉइंट हमने देखा, फ्रीयर ट्रेड. इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट व्हाट? प्रिडिक्टेबिलिटी थ्रू बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी. प्रिडिक्टेबिलिटी. अब प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब क्या है? आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दी तो फिर आपने उससे मुखरना नहीं है. यू कैनॉट टेक योर वर्ड्स बैक. दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी. और जो आपने एक बार कमिट कर दिया, अब आगे का बिजनेस जो है हम उसके हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हम प्रेडिक्ट करेंगे ना कि अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अग्रीमेंट हो गया, तो आगे का काम जो है वो वैसा ही होगा करके, है कि नहीं? यस. सो क्या कहता है? समटाइम्स देयर इज अ प्रॉमिस नॉट टू रेज द ट्रेड बैरियर दैट इज एज इंपॉर्टेंट एज लोअरिंग द वन. मतलब आप एक प्रॉमिस करो कि हम जो है ना टैक्सेस बढ़ाएंगे नहीं, वो उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है कि ये कहना कि हम अब कम कर रहे हैं. जितना कम करना इंपॉर्टेंट है उतना ही ना बढ़ाना भी. भाई कम से कम बढ़ा, मतलब तुम कम नहीं कर रहे हो, कम से कम बढ़ाओ तो मत. ऐसा. बिकॉज द प्रोमिस गिव्स अ क्लियर व्यू ऑफ द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, कि फ्यूचर में क्या होगा. तो कमिटमेंट कर दी तो आगे का काम बढ़िया होना चाहिए. स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी. व्हाट कैन हैपन इज इन्वेस्टमेंट इज encouraged. With stability and predictability, investment बढ़ेगा, jobs create होगी, consumers can fully enjoy the benefits of competition, choices and lower prices. फायदा होगा ना ये सब. तो इसीलिए ये predictability कभी होगी? जब promises जो है it is fulfilled. In the WTO, when countries agree to open their market for goods or services,
दे बाइंड देमसेल्व्स। बाइंड मतलब क्या हो जाता है कि वो उनके लिए बंधन कारक हो जाता है, वो बंध जाते हैं। बाइंडिंग मतलब बंधन कारक, बंध जाते हैं उसमें, बराबर के नहीं। टू बाइंड मीन्स क्या होना है, बंध जाते हैं उसके अंदर। दे आर कमिटमेंट्स फॉर गुड्स, दीज बाइंडिंग्स अमाउंट टू सीलिंग। अभी क्या क्या सीलिंग्स हो, मतलब क्या क्या बाइंडिंग हो सकता है, तो सर द बाइंडिंग्स आर सीलिंग्स ऑन कस्टम टैरिफ। Sometimes countries tax imports at rates that are lower than the bound rates. Frequently जो हमने बात करी थी ना, बाइंड रेट्स एंड अप्लाइड रेट्स, याद है आपको, हमने टैरिफ वाले पार्ट में पढ़ा था बाउंड रेट्स एंड अप्लाइड रेट्स। बाउंड रेट्स मतलब ये मैक्सिमम है, अप्लाइड मतलब वो उससे कम है। अप्लाइड रेट कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड व्हाट द बाउंड रेट्स, ऐसी बात करी थी हमने। सो ये जो है ये बाउंड रेट्स है, सीलिंग। फ्रीक्वेंटली दिस इज द केस इन द डेवलपिंग कंट्रीज। In developing countries, the rates actually charged and the bound rates tend to be the same. A country can change its bindings, can change the bindings only after negotiating with the trading partners, which could mean compensating them for loss of trade. Once one of the achievement of Uruguay round of multilateral trade talks was to increase the amount of trade under binding commitments. In agriculture, 100% of the products now have been bound tariffs. The result of all this is substantially higher degree of market security for traders and investment. तो ये आपको एमसीक्यू लिए ध्यान में रखना है। एग्रीकल्चर 100% ऑफ प्रोडक्ट्स नाउ हैव बाउंड टैरिफ। एग्रीकल्चर में जितने भी प्रोडक्ट्स है आपके, सबके ऊपर मैक्सिमम रेट्स डिसाइडेड है। The system tries to improve the predictability and stability in other ways as well. One way is to discourage use of quotas and other measures used to set limits on quantities of imports. कोटा मतलब अपन को याद है ना, अपन ने बोला था कि कितना क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो, तो वो एक आपने देखा समझा। Administrating quotas can lead to more red tape and accusations of unfair play. Another is to make countries make trade rules as clear and public, that is transparent. Many WTO agreements require governments to disclose their policies and practices publicly within the country or by notifying to WTO. The regular surveillance of national trade policies through trade policy review mechanism provides a further means of encouraging transparency domestically as well as multilateral level. तो आपको समझ में आया ना, प्रेडिक्टेबिलिटी, ये ट्रांसपेरेंसी और बाइंडिंग वाला काम होना चाहिए। एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर भाई काम वैसा ही होना चाहिए। गुड, यस सर। सो ये बात हो गई अपनी प्रेडिक्टेबिलिटी की। फोर्थ प्रिंसिपल, नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड लास्ट प्रिंसिपल। जो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो बॉस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रमोटिंग फेयर कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन होना चाहिए बट एकदम फ्री एंड फेयर। सो कोई भी अनफेयर मींस ऑफ प्रैक्टिसेस फॉलो ना करें। आपको मार्केट एक्सेस करने के लिए आप बहुत ही कम दाम लगा रहे हो, डोमेस्टिक मार्केट को खराब कर रहे हो, तो वैसा नहीं चलेगा। उसको बोलते हैं प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन। क्या कहता है WTO sometimes described as free trade, but that is not entirely accurate. The system does allow tariffs in limited circumstances, other forms of protection. More accurately, it is a system of rules dedicated to open, fair and undistorted competition. The rules on non-discrimination, they are what? MFN and national treatment. ये MFN और national treatment जो हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा था, ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन के रूल्स है, are designed to secure fair conditions of trade. So to these on dumping, exporting at below cost to gain market share and subsidies, the issues are complex and the rules try to establish what fair or unfair and how governments can respond. तो जैसे हमने देखा था ना कि हम लोग क्या करते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं या काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते हैं, CVD, कि आप सस्ते में हमारे यहां डंप कर रहे हो, तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, परमिशंस दे रहे हैं आपको। सो दे गवर्नमेंट्स कैन रिस्पॉन्ड हाउ? So governments can respond by charging additional import duties calculated to compensate for the damage caused by unfair trade. So this is all within what the fair practices. Many, मतलब आपको समझाना कि हमने जो ड्यूटीज पढ़ी थी ना,
एंटी डंपिंग ड्यूटी जो चाइना के गुड्स के ऊपर लगाई गई थी, या काउंटर वेलिंग ड्यूटी, गवर्नमेंट ने बोला भाई तो एक काम कर, हम तेरे को पैसा देते, तू इंडिया में सस्ते में बेच। तो अगर ये अनफेयर मीन्स फॉलो हो रहे हैं तो हम वहां पे टैक्सेस लगा सकते हैं टू मेक इट फेयर एंड मेक इट इवन। मेनी अदर ऑल्सो सपोर्ट द फेयर कॉम्पिटिशन, एग्रीकल्चर में इंटेलेक्चुअल आर सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो ये बात हो गई अपनी प्रोमोटिंग फेयर कॉम्पिटिशन, काफी इजी है एकदम। यस, अभी बच्चा आगे यहां से बढ़ते हैं। लास्ट जो है वो बात हो रही है किसके बारे में? एनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। द WTO systems contributes to what? System contributes to development, economic development, economic reform. So WTO contributes to development. On the other hand, developing countries need flexibility in time they take to implement the system's agreements, and the agreement themselves inherit the earlier provisions of GATT that allow special assistance for trade assistance and trade concessions for developing countries. तो ये जो है सिस्टम को डेवलप करने के लिए काम करता है। ओवर 3/4 द WTO मेंबर्स आर डेवलपिंग कंट्रीज एंड कंट्रीज इन ट्रांजिशन टू मार्केट इकोनॉमीज। ड्यूरिंग द 7.5 years of the Uruguay round, over 60 of these countries implemented trade liberalization programs autonomously. Autonomously मतलब by themselves. खुद से करा उन्होंने। At the same time, developing countries and transition economies were much more active and influencing the Uruguay round. At the end of the Uruguay round, developing countries were prepared to take on most of the obligations. मतलब ये वही बोल रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत फायदेमंद था भाई, है ना? सो डेवलपिंग कंट्रीज take on most of the obligations that are required of the developed countries, but agreements did give them transition periods. ठीक है, सो क्या क्या है? A ministerial decision adopted at the end of the round says better off countries should accelerate implementing market access commitments on goods exported by the, मतलब आप जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज है उनके गुड्स को आप क्या करो, आप उनको एक्सेस दो, मार्केट एक्सेस दो। ये पॉइंट्स अंडरलाइन कीजिए बच्चों, मार्केट एक्सेस दो, फिर उसके बाद उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस ज्यादा दो, अलाउ ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री इंपोर्ट्स फ्रॉम देम, बराबर। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काम करना चाहिए, बराबर है। सो द करंट दोहा डेवलपमेंट एजेंडा इंक्लूड्स डेवलपिंग कंट्रीज कंसर्न्स अबाउट डिफिकल्टी दे फेस इन इंप्लीमेंटिंग द यूरोगे राउंड अग्रीमेंट्स। तो अभी यूरोगे राउंड के बाद अभी दोहा डेवलपमेंट के बारे में अपन बात करेंगे। गाइज आपने ये जो अग्रीमेंट्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना? तो इसमें बस आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या बातें उन अग्रीमेंट्स में है, बस एक जनरल रीडिंग इसका लगा देना है आपको। अभी फटाफट ये G20 दोहा राउंड, इसके बारे में हम लोग ये पेज रीड कर लेते हैं, इसमें स्टैटिस्टिकल डेटा को हाईलाइट करते हैं, एंड देन बेटा वी आर डन विथ व्हाट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके ओके, चल दोहा राउंड, formally Doha round is known as what? Doha development agenda, which is the 9th round since the Second World War, officially launched at WTO's 4th ministerial conference in Doha, Qatar in November 2001. Doha round, Qatar. The round seeks to accomplish major modifications of international trading system through lowering trade barriers and revised trade rules. The negotiations include 20 areas of trade. इसमें क्या है? दोहा राउंड में 20 areas of trade है। एग्रीकल्चर, सर्विस ट्रेड, मार्केट एक्सेस, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ट्रेड इन सर्विसेज। तो ये 20 areas of trade है, ठीक है। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक इन दोहा एजेंडा वाज एग्रीकल्चर ट्रेड। ये सब MCQ के लिए, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। तुम बोलोगे सर क्या कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना? सो ये ध्यान में रखना, कंट्रोवर्शियल टॉपिक दोहा एजेंडा में क्या था? एग्रीकल्चर। ओके, सो G20 इकोनॉमिक्स, आपको पता है रिसेंटली G20 के बारे में बातचीत हुई थी, तो अब बात करते हैं G20 फैसिलिटेटिंग ट्रेड। While some trade restrictive measures have been lifted by G20 countries, the report indicates that the trend has been going in the wrong direction.
export restrictions contributes to shortage, price volatility and uncertainty. G20 economies must build on their collective pledges from the 12th ministerial conferences. तो इन्होंने क्या क्या किया है बेटा, ये पूरा जो है ना, ये फैक्ट है, ये पूरा इसमें क्या क्या है ये देखते हैं. क्या क्या है फटाफट मैं हाईलाइट करके देता हूं आपको. वॉर इन यूक्रेन. The report indicates that supply chains on the whole have thus far proved to be resilient. Resilient मतलब सब सही चल रहा है, unaffected. तो there is a continuing impact of COVID-19 pandemic. Highest inflation in many countries have experienced the decades and impacts of monetary tightening by central banks. So COVID-19 और यूक्रेन के वॉर को ध्यान में रखते हुए क्या प्रॉब्लम्स हुई ये हमने देख लिया कि भाई सप्लाई चेन अनअफेक्टेड है बट इन्फ्लेशन ज्यादा है. उसके बाद implementation of new export restrictions by WTO has increased since 2020. तो export restrictions लगा दी and subsequently the war in Ukraine and the food crisis. तो export restrictions नए आए हैं. Some of these export restrictions gradually lifted but still remain in place. 52 export restrictions on food, feed and fertilizers. 27 export restrictions on essential to combat COVID-19. 44% of export restrictions on food, feed, fertilizers, FFF, and 63% on pandemic related exports. इसके ऊपर restrictions लगाए. 66 new trade facilitating measures, 47 trade restrictive measures. Stockpile of G20 import restrictions continued to grow. Initiations of trade remedy investigations declined sharply during the review period. Implementation of new COVID-19 related trade measures decelerated over past 5 months. Beginning of the pandemic, 201 COVID-19 trade and trade related measures in goods were implemented by G20 economies. Continued to phase out pandemic related import and export measures. G20 members are, तो ये आपको G20 के मेंबर्स आप इसको ध्यान में रखिए. अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके एंड यूएस. डन. ठीक है. तो ये जो है दोस्तों, ये बेसिक पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर. मेजरली फैक्ट रिलेटेड ये डेटा है, इसीलिए अपन ने इसको एंड में रखा था, है ना. सो हियर वी कंप्लीट विथ व्हाट, यूनिट नंबर 3. ठीक है. सो यूनिट नंबर 3 पे ये अपना चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है. अभी आखिरी चैप्टर जो है इंडियन इकोनॉमी, इसके मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल ही रहा हूं. चैनल है सीए हर्षद जाजू, आपने ऑलरेडी उसको सब्सक्राइब किया होगा. उसका एक प्लेलिस्ट बनाया है इंडियन इकोनॉमी का, वो अपलोड होते जाएगा, आप उसे देखते जाना. आपका ये इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक वहां से कवर हो जाएगा. ये मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है टॉपिक कहां पे है. आई विल शो इट टू यू. कहां है, व्यू चैनल, प्लेलिस्ट. ये वाला जो है टॉपिक दोस्तों, इधर इंडियन इकोनॉमी बाय सीए हर्षद जाजू, इधर आपने इसको क्या करना है, ये वीडियो, ये चैप्टर का देखना है. आज 4th यूनिट जो है, मतलब इसका 4th पार्ट जो है ये अपलोड हो जाएगा. एंड विद इन अ वीक अभी इसके जो है ये टॉपिक हम लोग फिनिश कर देंगे. राइट. सो इसी के साथ ऐसे हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर को.
जीडीपीडी वाले बच्चों को ये यहां से ही करना है, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।